हाइपरनेट्रीमिया जो है ये हमारे पास, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट में सोडियम हो बॉडी के अंदर। ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर हमारे पास ब्लड के अंदर क्या हो, सोडियम एक्यूमुलेट हो जाए। ठीक है, अभी हमारे पास किन किन कंडीशन में हो सकता है कि जब हमारे पास डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही हो, यानी कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा निकल रहा हो। ठीक है, और सोडियम जो है हमारे पास कम निकल रहा हो। ठीक है, बॉडी से एक्सक्रीट कम हो रहा हो, यानी कि स्वेटिंग के अंदर हमारे पास सोडियम जो है वो कम जा रहा हो। ठीक है, लेकिन पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाए, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास सोडियम जो है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, वाटर लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, डायबिटीज इन डायबिटीज इंसिपिडस। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी डायबिटिक जिसके अंदर हमारे पास वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा होता है यूरिन में। इस डायबिटीज़ में क्या होता है, वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा होता है यूरिन में। अब ये क्यों हो रहा होता है कि हमारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है। ठीक है, जिससे हमारे पास क्या होता है, वाटर किडनी से रीअब्जॉर्ब होता है। अब ये हमारे पास जो है हार्मोन जो है ये निकल नहीं पाता, एडीएच जो है वो निकल नहीं पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर जो है वो दोबारा रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकता। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास ब्लड के अंदर सोडियम का कंटेंट बढ़ जाएगा और वाटर का कंटेंट जो है वो कम हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास वो है ऑस्मोटिक लोडिंग। ऑस्मोटिक लोडिंग का मतलब ये है कि आपने बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट, प्रोटीन वाली डाइट या फैट्स वाली डाइट जो है वो इनटेक कर लिए। ठीक है, अब आपको बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट के अंदर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड को निकालना है। तो जैसे आप उनको यूरिन के अंदर निकालोगे, ग्लूकोज को, फैटी एसिड्स को, प्रोटीन्स को, तो वो साथ साथ के अंदर अपने साथ क्या लेकर जाएंगे, वाटर को लेकर चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि सोडियम का लेवल दोबारा इंक्रीज हो जाएगा और हमारे पास ब्लड के अंदर वाटर लेवल जो है वो कम हो जाएगा और हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा, यानी कि ब्लड के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में सोडियम जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। उसके बाद कौन सी क्लिनिकल कंडीशन है, वो है स्टेरॉयड थेरेपी। स्टेरॉयड, सर्टेन स्टेरॉयड्स होते हैं लाइक एल्डोस्टेरोन, वो क्या कराते हैं, वो आपके पास एक्सेसिव अमाउंट के अंदर है ना सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करा देते हैं। तो आप जब स्टेरॉयड थेरेपी देते हो, स्टेरॉयड हार्मोन्स देते हो, तो वो क्या करते हैं, वो एक्सेसिव अमाउंट में सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करा देते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास कौन सी डिजीज के अंदर हो सकता है, कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट में ना एड्रेनल ग्लैंड जो है वो एल्डोस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरीके से हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया मींस कि आपके पास है ना ब्लड के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा हो और सोडियम का कंटेंट जो है वो कम हो जाए। अब ये कब होगा, जब आपके पास एक्सेसिव अमाउंट में स्वेटिंग हो रही हो, जिससे क्या होगा कि भाई आपका सोडियम जो है वो बहुत ज़्यादा एलिमिनेट हो जाए। या हमारे पास क्या हो, किडनी का मसला हो। किडनी का मसला ऐसे है कि आपके पास रीअब्जॉर्प्शन सोडियम की जो है वो नहीं हो पा रही हो। सोडियम की क्या हो कि रीअब्जॉर्प्शन जो है वो आपके पास नहीं हो पा रही हो। ठीक है, या फिर आपके पास हमें सर्टेन ड्रग्स देते हैं लाइक डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स ड्रग्स क्या करती हैं कि वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम और वाटर को जो है बॉडी से एलिमिनेट कराती हैं। डायूरेटिक ड्रग्स क्या करती हैं, बॉडी से है ना एक्सेसिव अमाउंट के अंदर सोडियम को और वाटर को एलिमिनेट कराती हैं। और ये हम क्यों करते हैं, टू रिड्यूस हाइपरटेंशन। हाइपरकेलियमिया मीन्स कि हमारे पास सीरम के अंदर पोटेशियम जो है वो इंक्रीज हो जाए। नॉर्मली क्या होता है, पोटेशियम हमारे पास इंट्रासेलुलर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है और सोडियम जो होता है वो हमारे पास है ना सीरम के अंदर या ब्लड के अंदर वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हमारे पास हाइपरकेलियमिया का मतलब ये है कि हमारे पास सीरम के अंदर या ब्लड के अंदर या एक्स्ट्रा सेलुलर किसी भी कंपार्टमेंट में हमारे पास पोटेशियम की कंसनट्रेशन बढ़ जाए। अब वो पोटेशियम की कंसनट्रेशन कैसे बढ़ेगी कि हमारे पास सेल डैमेज हो जाए, टिश्यू डैमेज हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो कि सेल या टिश्यूज से हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम निकल कर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या ब्लड या सीरम के अंदर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम जो है वो आ जाए। ठीक है, या तो टिश्यू डैमेज हो जाए या सेल डैमेज हो जाए, हर वो ऐसी चीज़ डैमेज हो जाए जिसके अंदर पोटेशियम ज़्यादा थे, तो वो वहाँ से निकल के हमारे पास ब्लड के अंदर या इंटरस्टिशियल फ्लूइड वगैरह के अंदर आ जाए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सी होती है चीज़, एडिसन डिजीज, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास है ना वो एल्डोस्टेरोन जो होता है वो हमारे पास कम निकलता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि सोडियम जो है वो एक्सक्रीट आउट ज़्यादा हो जाएगा और पोटेशियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि पोटेशियम एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, सोडियम ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस। ये इंपॉर्टेंट है कि डायबिटीज मेलाइटस के अंदर क्या होता है कि एसिडिटी जो होती है वो बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास है ना किडनी के जो सेल्स होते हैं वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन का एक्सचेंज
चेंज होता है। जब बॉडी के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है तो किडनी की सेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आइंस चले जाते हैं और पोटेशियम आइंस जो है वो सेल से निकलकर ब्लड के अंदर आ जाते हैं। अब अगर हमारे पास है ना ये डायबिटीज मेलाइटस बहुत टाइम तक रहता है तो क्या होगा कि बहुत सारे पोटेशियम आइंस सेल से निकल के ब्लड के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा कि अब ये जब ये ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो फिर अब ना जब काफी टाइम तक डायबिटीज मेलाइटिस रह जाएगी तो फिर क्या होगा कि हमारे पास अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से पोटेशियम आयंस जो है वो दोबारा जो है मतलब है ना एक्सक्रीशन हो जाएंगी इनकी यूरिन के अंदर। फिर हमारे पास हाइपोकैलेमिया होगा। जब परसिस्टेंट डायबिटीज मेलाइटिस रह जाती है तो याद रखना कि है ना हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, क्योंकि ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा पोटेशियम आयंस आ गए थे, अब वो यूरिन के अंदर उसको एक्सक्रीट आउट करवा देंगे। इंस्टेंटेनियस है ना हमारे पास डायबिटीज मेलाइटिस हो रही तो हाइपरकैलेमिया, अगर प्रोलॉन्ग या क्रॉनिक डायबिटीज मेलाइटिस हो रही तो फिर हमारे पास हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो हमारे पास हाइपोकैलेमिया के अपने कॉजेज हैं कि भाई हमारे पास डायरिया हो रहा है, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीक्रेशंस में से हमारे पास ज्यादा से ज्यादा निकल रही है, वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, तो इन चीजों में पोटेशियम आयंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। उसके बाद लॉस ऑफ पोटेशियम इन यूरिन, जैसे कि हमारे पास है ना कशन सिंड्रोम हो जाए जिसमें एक्सेसिव अमाउंट में एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस हो तो हमारे पास सोडियम जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में रीअब्सॉर्ब होगा और पोटेशियम जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक बीमारी आती है जिसको हम कहते हैं कॉन्स ट्यूमर। कॉन्स ट्यूमर में क्या होता है कि हमारे पास एल्डोस्टेरोन ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होता है। कॉन्स ट्यूमर में क्या होता है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाता है, एक्सेसिव अमाउंट में है ना पोटेशियम प्रोड्यूस होता है। और कशिंग सिंड्रोम में हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है। कशिंग सिंड्रोम में एड्रिनल ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है जिससे क्या होता है कि सोडियम ज्यादा रीअब्सॉर्ब होता है और कॉन्स के अंदर क्या होता है पर्टिकुलरली एल्डोस्टेरोन जो है वो ज्यादा से ज्यादा वो निकल रहा होता है एड्रिनल ग्लैंड से। कॉन्स के अंदर पर्टिकुलरली एल्डोस्टेरोन निकल रहा होता है, कशिन के अंदर हमारे पास है ना एड्रिनल ग्लैंड से बाकी सारे हार्मोन्स भी निकल रहे होते हैं। एल्डोस्टेरोन भी एक्सेसिव अमाउंट में निकल रहा होता है, बाकी दूसरे भी हमारे पास जो इसके एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं वो सारे के सारे एक्सेसिव अमाउंट में निकल रहे होते हैं। यार मैग्नीशियम और कैल्शियम का मैंने बताया था ना कि कैल्शियम जितना ज़्यादा हमारे पास डाइट के अंदर होगा उतनी हमारे पास मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगी। जितना डाइट के अंदर हमारे पास कैल्शियम होगा उतनी मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगी। जितना डाइट के अंदर कैल्शियम होगा उतनी मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगी। पाथवे या ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो है ना वो सेम ही है, यानी कि हमारे पास फूड से एब्जॉर्ब होने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए जो रिसेप्टर है वो एक ही है। एक ही रिसेप्टर जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब करेगा। अब डिपेंड करता है डाइट के ऊपर। अगर डाइट के अंदर हमारे पास कैल्शियम ज्यादा है तो मैग्नीशियम कम एब्जॉर्ब होगा। अगर डाइट के अंदर हमारे पास है ना वो कैल्शियम कम है तो मैग्नीशियम ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन दोनों की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कराता है। और पैराथायराइड हार्मोन किसकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कराता है? फॉस्फेट की। पैराथायराइड हार्मोन किसकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कराता है? फॉस्फेट की। ठीक है, हो गया। उसके बाद एल्डोस्टेरोन जो है मैग्नीशियम की एक्सक्रीशन कराता है। एल्डोस्टेरोन क्या कराता है? मैग्नीशियम की एक्सक्रीशन कराता है। थायराइड हार्मोन जो है वो क्या कराता है? मैग्नीशियम की एक्सक्रीशन कराता है। सो इन हाइपरपैराथायरॉयडिज्म नहीं, हाइपरथायरॉयडिज्म विल कॉज मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। हाइपरथायरॉयडिज्म विल कॉज मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास अल्कोहल जो है, अल्कोहल मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कराता है, यानी कि मैग्नीशियम को एक्सक्रीट आउट कराएगा। अल्कोहल क्या करता है? मैग्नीशियम को एक्सक्रीट आउट कराएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मैग्नीशियम जो है और कौन सा एक और फैक्टर था? एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन दोनों के दोनों क्या करते हैं? मैग्नीशियम को एक्सक्रीट कराते हैं। मैग्नीशियम जो होता है ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बोन और टीथ का। ठीक है, ये हमारे पास न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी में हेल्प कराता है। जैसे हमारे पास कैल्शियम जो होता है वो एक्शन पोटेंशियल को मेंटेन करके रखता है, इसी तरीके से मैग्नीशियम भी जो है वो एक्शन पोटेंशियल को मेंटेन करके रखता है। अगर हमारे पास कैल्शियम की कमी हो रही है तो फिर हमारे पास मैग्नीशियम जो है ना वो उसका रोल कंपेंसेट कर देता है। तो इसी वजह से अगर हमारे पास टेटनिक कंडीशन हो रही है तो या तो हम कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम दे सकते हैं। अगर कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम भी नहीं दे रहे तो हमारे पास और दोनों हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया दोनों हो जाएंगे तो हमारे पास टेटनिक कॉज हो जाएगी। ठीक है, और मैग्नीशियम कौन से एंजाइम्स के अंदर पार्ट करता है? ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स के अंदर। मैग्नीशियम टुक पार्ट इन ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स।
There is something which is not written in Satya कि factors affecting absorption of calcium। ठीक है, तो सबसे पहले आता है पीएच। तो पीएच जो होती है एसिडिक पीएच, वो फेवर करती है कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि हमारे पास एसिडिक सॉल्ट्स जो होते हैं, कैल्शियम के एसिडिक सॉल्ट्स आर बेटर रीअब्जॉर्ब इन एसिडिक मीडियम। ठीक, उसके बाद जो है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ डाइट। तो हाईली प्रोटीनियस डाइट जो होती है वो हमारे पास अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड कर देती है, जो कि हमारे पास क्या करती है कि कैल्शियम के साथ बाउंड होकर कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प कराती है। हाईली प्रोटीनियस डाइट क्या करती है, अमाइनो एसिड प्रोवाइड करती है विच इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स। ठीक है, हाईली प्रोटीनियस डाइट क्या करती है कि हमारे पास अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करती है, जो कि हमारे पास कैल्शियम के सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन में इंक्रीज कराती है। दूसरी चीज फैटी एसिड्स जो है, फैटी एसिड्स जो होते हैं वो हमारे पास कैल्शियम की, सोडियम की, इन सब की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कराता है। फैटी एसिड जो है वो हमारे पास कैल्शियम सोडियम दोनों की एब्जॉर्प्शन को क्या कराता है, डिक्रीज कराता है, क्योंकि ये उनके साथ मिलकर सोप बना लेता है। ठीक, उसके बाद फाइटेट्स जो होते हैं या फाइटिक एसिड। फाइटिक एसिड क्या है, हमारे पास जो हमने पढ़ा था इनोसिटोल, इनोसिटोल फॉस्फेट। फाइटिक एसिड क्या है, इनोसिटोल के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको हम कहते हैं फाइटिक एसिड। फाइटिक एसिड हमारे पास सोडियम की भी एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कराता है, साथ साथ में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कराता है, फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कराता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है, ऑक्जेलो एसीटेट्स। ये भी हमारे पास है ना कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करा देंगे और ये हमारे पास किडनी स्टोन वगैरह बना देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट जो है वो है फाइबर्स। फाइबर्स भी क्या करते हैं कि ये हमारे पास जो है कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कराते हैं। ठीक है, कैल्शियम को ब्लड से या इंटेस्टाइन से रीअब्जॉर्ब होने में डिक्रीज कर देते हैं।